आदाब, नमस्कार दोस्तों। एक सवाल आता है कि क्या परफेक्ट मर्डर होता है या परफेक्ट क्राइम। दुनिया में बहुत से केस ऐसे हैं जो अनसुलझे हैं, अभी तक सालों से उनकी फाइलों पे धूल जमती जा रही है। तो जो केस अभी तक अनसुलझा है, जिसके क्रिमिनल अभी तक नहीं पकड़े गए हैं, वो तब तक परफेक्ट क्राइम या परफेक्ट मर्डर ही कहा जाता है। किसी भी मर्डर के आरोपी या क्रिमिनल जिसके बारे में पुलिस को भी पता ही नहीं है, जांच कहीं चल भी रही है लेकिन कोई क्लू, कोई इस तरह की सबूत नहीं मिल रहे हैं, तो तब तक उसको परफेक्ट मर्डर या परफेक्ट क्राइम माना जाता है। लेकिन जब पकड़ में आ जाए तो ना कोई परफेक्ट क्राइम ना कोई परफेक्ट मर्डर होता है। दोस्तों, एक डॉक्टर अगर मर्डर करने पे आए और वो मर्डर ना कोई चाकू, ना कोई हथियार, ना बंदूक, किसी चीज़ से ना करके अगर वो अपने प्रोफेशन को ही वेपनाइज करे, अपने प्रोफेशन को ही वेपन बनाए और उससे अगर ये क्राइम करे या हत्या करे, तो उसको पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। पुलिस के लिए बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। आज की जो सच्ची घटना है वो इन्हीं चीज़ों से जुड़ी हुई है। आज की सच्ची घटना है बेंगलुरु की। वहाँ पे एक डॉक्टर थे, डॉक्टर महेंद्र रेड्डी, और उनकी एक शादी लगी लड़की से, जो भी वो भी डॉक्टर थी। उनका नाम था कृतिका रेड्डी। ये 2024 की बात है, मार्च अप्रैल की बात रही होगी जब शादी लगी। शादी तय हुई, दोनों परिवार राजी हुए और प्री वेडिंग शूट का आजकल चलन है, जो कि शादी से पहले कपल को एक अच्छी जगह ले जाते हैं और वहाँ शूट किया जाता है, वीडियो फुटेज बनाए जाते हैं। इस तरह इन दोनों के साथ भी हुआ। कश्मीर गए दोनों कपल और वहाँ पे प्री वेडिंग शूट हुआ, शादी तय हो गई मई 2024। डॉक्टर महेंद्र रेड्डी एक सर्जन थे, प्रैक्टिस कर रहे थे बेंगलुरु में एक अच्छे हॉस्पिटल में। और डॉक्टर कृतिका स्किन स्पेशलिस्ट थी, डर्माटोलॉजिस्ट थी, और हाल ही में भी उन्होंने डिग्री ली थी, थोड़ी बहुत उन्होंने भी प्रैक्टिस की थी। और वो शादी के बाद फिर अपनी खुद की क्लिनिक खोलती और वहीं पे प्रैक्टिस करती। शादी हो जाती है दोनों की मई 2024 में। 2024 में शादी हो गई। कृतिका के फादर ने एक अच्छा फ्लैट गिफ्ट दिया अपने दोनों को, बेटी और दामाद को। अच्छे पैसे वाले, खाते पीते घर वाले दोनों थे, क्योंकि घरों में डॉक्टर थे। कृतिका की एक बड़ी बहन भी डॉक्टर थी। शादी हो गई, दिन वक्त बीतता गया। 2025 आया अप्रैल, और कृतिका जो थी, इनको थोड़े से हेल्थ इशू थे पहले से ही। इनको एसिडिटी की प्रॉब्लम थी, बीपी की भी प्रॉब्लम थी, और एक दो और हेल्थ इशू थे इनको। 21 अप्रैल 2025 का दिन आया, शादी के 11वां महीना 2025। 21 अप्रैल को कृतिका के पेट में दर्द शुरू हुआ। वो घर पर थी, पेट दर्द शुरू हुआ। उन्होंने महेंद्र को फ़ोन किया, वो हॉस्पिटल में थे। वो घर आए। महेंद्र ने कहा कृतिका को कि कोई बात नहीं, एक इंजेक्शन दे देता हूँ और आराम हो जाएगा। चूँकि हस्बैंड डॉक्टर, वो भी इतने रिप्यूटेड, तो कृतिका को लगा कि बाहर कहीं दिखाने से बेहतर हो, जो एडवाइस कर रहे हैं अच्छी होगी। उन्होंने एक इंजेक्शन दिया। कृतिका को नींद आ गई और वो सो गई। अब दर्द का कोई एहसास ही नहीं। नेक्स्ट डे 22 अप्रैल को कृतिका घर पर थी और अचानक फिर दर्द शुरू होने लगा पेट में। उन्होंने महेंद्र को फिर फ़ोन किया, वो हॉस्पिटल थे। महेंद्र ने कहा कि एक डोज और ले लो इंजेक्शन का, उससे आराम हो जाएगा। अब कृतिका को, चूंकि हस्बैंड एक डॉक्टर, कोई बाहर वाला डॉक्टर हो तो दूसरी बार इंजेक्शन दिया जा रहा है, उस पर डिस्कस भी करे या देखे कौन सा इंजेक्शन है, क्योंकि वो भी डॉक्टर थी। लेकिन हस्बैंड है और डॉक्टर, तो उसको कोई शक भी नहीं। उसने कहा ठीक है, दे दो। उसने दूसरा डोज दिया 22 अप्रैल को। उसके बाद 23 अप्रैल को कृतिका की तबीयत
कुछ ज़्यादा ठीक भी नहीं थी और बहुत ख़राब नहीं, ऐसे मीडियम थी। वो परेशान थी। 24 अप्रैल को सुबह महेंद्र उठे। उन्होंने देखा कृतिका को उठ नहीं रही। उन्होंने एक बार दो बार धक्का दिया, हिलाया डुलाया, लेकिन वो कोई रिस्पॉन्स नहीं। उसके बाद उन्होंने कृतिका के मायके में उनके घर वालों को फ़ोन किया कि कृतिका की ऐसे ऐसे एकदम बेसुध पड़ी हुई है, बेहोश की तरह, तबीयत लग रहा ज़्यादा ख़राब है। फिर मायके वाले भागते हुए आए और सब मिलके इनको हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल जब लेके गए तो डॉक्टर ने इन्हें चेक किया। फिर डॉक्टर ने कहा सी इज़ नो मोर, इनकी डेथ हो चुकी है। महेंद्र पर, घर वालों पर दुखों का पहाड़ टूट गया। सब परेशान। पहले भी हेल्थ इशू थे कृतिका को, घर वालों को भी ये लग रहा था कि हो सकता है यही सब चीज़ें हों। अब कृतिका की डेथ हो गई। अब डॉक्टर ने कहा कि लाश का पोस्टमार्टम करना होगा, क्योंकि उन्होंने इसको पुलिस केस मान लेती है। क्योंकि जब भी कोई डेथ होती है और 24 घंटे नहीं हुए हैं, डॉक्टर को ये कंफर्म नहीं है कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं, तो वो पोस्टमार्टम के लिए रेफर करते हैं। महेंद्र ने कहा कि पोस्टमार्टम ना कराया जाए, क्योंकि डेथ तो हो ही चुकी है, पर गम का माहौल तो है ही है, कम से कम लाश की चीर फाड़ ना किया जाए। और जो महेंद्र के ससुर थे, कृतिका के फादर, उन्होंने भी इस बात का समर्थन किया कि सही बात है, पोस्टमार्टम ना कराया जाए। क्योंकि ये डॉक्टर थे तो इसलिए इनकी बात का असर हो रहा था डॉक्टर पे। लेकिन जो कृतिका की बड़ी बहन थी, वो भी डॉक्टर थी, उन्होंने इस बात को नहीं माना। उन्होंने कहा नहीं, पोस्टमार्टम कराया जाए और इसमें क्या दिक्कत है, करा दिया जाए। महेंद्र लास्ट तक मना करता रहा, मत कराओ मत कराओ, लेकिन उनकी बड़ी बहन ने कहा नहीं कराओ। कृतिका के बॉडी को जब पोस्टमार्टम हाउस में ले जाया जा रहा था तो महेंद्र बार बार पोस्टमार्टम हाउस में घुसने की कोशिश कर रहा था, बार बार। चूंकि अब पुलिस केस हो गया था, पुलिस भी आ गई थी वहां पे, तो बार बार जब ये घुस रहा था डॉक्टर परेशान थे। अच्छा, पोस्टमार्टम करने वाले अलग डॉक्टर होते हैं, वो हॉस्पिटल के जो इलाज कर रहे होते हैं वो डॉक्टर नहीं रहते। तो आप डॉक्टर होंगे, महेंद्र डॉक्टर थे, लेकिन वहां पोस्टमार्टम के लिए जो अपॉइंट किए गए वही पोस्टमार्टम करेंगे, आप अंदर नहीं जा सकते हैं, भले ही आप डॉक्टर हों। तो मना करते हैं। फिर पुलिस से कहते हैं, पुलिस इनको फटकार लगाती है कि आप वहां मत जाइए, दरवाजा बंद करिए, इनको बाहर कर देती है। पोस्टमार्टम किया जाता है। पोस्टमार्टम करने के बाद बॉडी हैंडओवर कर दी जाती है, कृतिका का क्रियाक्रम कर दिया जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई शक करने वाली बात नहीं रहती है, ओके होती है एकदम रिपोर्ट। उन्हें रिपोर्ट दे देते हैं, लेकिन बिसरा रख लेते हैं, बिसरा लैब के लिए भेज देते हैं। अब रिपोर्ट में सारी चीज़ ओके हो जाती है, घर वाले भी सेटिस्फाई कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हो गया पोस्टमार्टम। उसके बाद अपने अपनी जिंदगी में लग जाते हैं सब। वक्त बीतता धीरे धीरे। 6 महीना बीतने के बाद ये 24 अप्रैल 2025 की डेथ हुई थी। अब आ गया 13 अक्टूबर 2025, 6 महीने बाद बिसरा रिपोर्ट आती है कृतिका की। एक बात यहां बताता चलूं आप लोग को, बिसरा रिपोर्ट अक्सर टाइम लेती है और कितनी भी जल्दी हो तो 1 महीना लग ही जाता है। और अगर कोई केस ऐसी हो, इमरजेंसी हो, ज़्यादा हाइप बनी हुई मीडिया में, कोई वैसी केस हो, तो उसके लिए प्रेशर दिया जाता, तो बिसरा रिपोर्ट जल्दी आती, क्योंकि बिसरा रिपोर्ट में सारी डिटेल रहती है। और यहाँ पे कोई की इमरजेंसी नहीं थी और लैब में रश बहुत होता है रिपोर्ट्स की। तो जब इस तरह की कोई केस होती है कि जिस पे कोई इमरजेंसी नहीं है, कोई बार बार फॉलोअप नहीं है पुलिस की तरफ से, तो उसको जो इमरजेंसी केसेस हैं उनको देखा जाता है, उसको थोड़ा सा डिले कर दिया जाता है कि इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं, कोई प्रेशर तो है नहीं। इसलिए बिसरा रिपोर्ट में जनरली 1 महीना तो लगता है, इसमें 6 महीना लगा। और जब 6 महीना बिसरा रिपोर्ट के 6 महीने के बाद बिसरा रिपोर्ट आती है तो यहां अलग कहानी आती है। बिसरा रिपोर्ट में एक एनेस्थीसिया में जो केमिकल यूज होता है पेशेंट को बेहोश करने के लिए, ऑपरेशन के लिए, वो केमिकल इस्तेमाल हुआ था, उनको जो इंजेक्शन दिए गए थे, बिसरा रिपोर्ट में आता है। अब सब परेशान, हैरान। अब रिपोर्ट आई तो पुलिस तक मामला। तो कृतिका के बहन और फादर रिपोर्ट को देखते हैं और पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। और उनको ये शक अब होता है, क्योंकि जब पोस्टमार्टम होने की बात हो रही थी तो महेंद्र बार बार मना कर रहा था, तो उनका शक पहले महेंद्र पर जाता है। इसलिए वो कंप्लेंट फाइल करवाते हैं और
अक्यूज महेंद्र को बताते हैं कि हमारी बहन को इसी ने नुकसान पहुंचाया, यानी मारा है। पुलिस कंप्लेन फाइल करती है। बिस्रा रिपोर्ट में कॉज ऑफ डेथ एनेस्थीसिया का केमिकल यूज हुआ था। ये इस वजह से ओवरडोज उसमें आता है कि ओवरडोज की वजह से इनकी डेथ हुई है, और कृतिका को इंजेक्शन भी लगाया गया था। अब ये कंप्लेन फाइल होती है, उसके बाद अब ठीक है इंजेक्शन रिपोर्ट में तो आ गया, लेकिन ये कैसे साबित होगा कि महेंद्र ही इंजेक्शन दिया है या कैसे डेथ हुई। लेकिन 13 अक्टूबर को ये कंप्लेन भी फाइल हुई और रिपोर्ट भी आई। 14 अक्टूबर को पुलिस डॉक्टर महेंद्र को अरेस्ट करती है और पूछताछ शुरू करती है। पहले तो मना करता है, फिर सख्ती करती है पुलिस, फिर वो बोल पड़ता है। फिर वो कहता है कि मेरी शादी हुई थी कृतिका से, और शादी होने के बाद इसके हेल्थ इशू के बारे में मुझे पता चला, कई हेल्थ इशू थे उसके, तो मुझे बहुत गुस्सा आई कि मुझसे ये चीज़ छुपाया गया है। उसको लगा कृतिका के घर वालों ने उसे चीट किया है और इसकी हेल्थ ज़्यादा ख़राब है, इसलिए इन्होंने मुझे बेवकूफ़ बनाया और शादी करवा दी। और मुझे गुस्सा आया और मैंने ये ठान ली थी, मैं कृतिका को इससे अलग होऊंगा, इसको मारूंगा। लेकिन अगर अलग होना था तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है डिवोर्स फाइल करते, अलग हो जाते और डिवोर्स कर लेते, अपने रास्ते तुम जाते हो, अपने रास्ते कृतिका जाती। किसी की हत्या करने का हक किसने दिया आपको, और ये करने से आपको मिला क्या? लेकिन उसको ये चीज़ दिल में बैठ गई थी कि मुझे चीट किया गया है, महेंद्र बताता है, और इस वजह से मुझे गुस्सा लगी थी कि मैं किसी न किसी तरह कृतिका को मारूंगा, इनके घर वालों को चोट पहुंचाऊंगा। और इस वजह से मैं क्राइम शोज और सारी चीज़ें देखता था उससे आइडियाज़ निकालने के लिए, और मैंने ये ठानी थी कि मैं इस तरह से मारूंगा ताकि किसी को शक भी ना हो, पता भी ना चले। और वो इस तरह से आइडियाज़ ढूंढता रहा, क्राइम थ्रिलर देखता रहा, शोज देखता रहा। फिर उसको ये आइडिया आया कि क्यों ना एनेस्थीसिया का जो केमिकल है उसी इंजेक्शन को वेपन बनाया जाए और उसी को इस्तेमाल किया जाए, और उसके इस्तेमाल से किसी को शक नहीं होगा। इसने सोचा था महेंद्र ने कि मैं उसको ओवरडोज इंजेक्शन दे ही दूंगा और हॉस्पिटल में इस चीज़ के लिए अड़ जाऊंगा कि पोस्टमार्टम ना कराया जाए, और जब पोस्टमार्टम कराया नहीं जाएगा तो उसकी जो डेथ होगी ऊपर से ही लगेगा कि इसकी सेहत खराब थी, और पहले से जो उसकी हेल्थ हिस्ट्री रही होगी घर वाले जानते थे, हेल्थ हिस्ट्री उसकी सबको पता थी। तो ये सब सोच के इसने ये आइडिया निकाला और ये प्लान बनाया इस तरह उसको मारने का। उसने एक बहुत फुल प्रूफ प्लान बनाया, ना पकड़े जाने का, सारी चीज़ें। लेकिन वही बात है, 6 महीना तक परफेक्ट क्राइम था, परफेक्ट मर्डर भी था, लेकिन 6 महीने बाद खुला और पकड़े गए। तो जो हम शुरू में बात कर रहे थे कि बहुत सी ऐसी केसेस हैं जो अनसुलझे हैं, जो अभी तक जिनकी फाइलों पे धूल जमी हुई है, वो अभी तक सुलझे नहीं है, तो उनके परफेक्ट क्राइम के लिए अपने आप को समझ रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। दुनिया में बहुत सी केसेस हैं, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 40 साल बाद पकड़े गए हैं लोग। तो जब पकड़े जाएंगे तो वो जो उनका एक वो डिनाइल में जी रहे हैं परफेक्ट क्राइम का, वो ख़त्म हो जाएगा और वो सलाखों के पीछे जाएंगे। तो परफेक्ट क्राइम कुछ नहीं होता है, कानून कभी ना कभी पकड़ेगा। और परफेक्ट क्राइम लोग वहीं समझ लेते हैं अपने आप को जहां पुलिस थोड़ी सी ढीली हो जाती है, तफ्तीश सही से नहीं करती है, वहां इन लोगों के हौसले बुलंद हो जाते हैं कि हम अब पकड़े नहीं जाएंगे, और इसी से वो दूसरा भी क्राइम करते हैं। लेकिन ये एक अपनी मनगढ़ंत सोच है क्रिमिनल की कि हम नहीं पकड़े जाएंगे, हमने परफेक्ट क्राइम किया है। ऐसा कुछ नहीं होता है। कानून कभी ना कभी एक दिन अपने शिकंजे में उनको लेगा।